नमस्कार दोस्तों, आज मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को 2023 को जो चलाया है उसको आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा के जयंती के पहले 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस है। उस दिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 नवंबर को मनाने का मतलब एक ये भी कारण है कि ये मतलब बिरसा मुंडा को जवाहरलाल नेहरू से बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो इस पर मैं बता देना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा एक जाति के नेता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू एक पूरे राष्ट्र के नेता, हर संप्रदाय की नेता थे। क्योंकि देश के विकास में जो जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा है वो बिरसा मुंडा को नहीं रहा है। क्योंकि बिरसा मुंडा का जो लड़ाई हुई ब्रिटिश सरकार से वो मुख्य रूप से उनके जनजातीय लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी, क्षेत्र की लड़ाई थी, ईगो की लड़ाई थी। जबकि जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई ब्रिटिश से होते हुए आज़ादी तक आती है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी लड़ाई पूंजीपति वर्ग से, जो दलित विरोधी, गरीब विरोधी, ओबीसी SC ST विरोधी थे, उनसे उनकी लड़ाई थी। उनकी लड़ाई असामाजिक तत्वों से, जो देश के विकास में बाधा बनना चाहते थे, उनसे रही है। इस कारण जो देश के योगदान में जो जवाहरलाल नेहरू का रहा है वो बिरसा मुंडा का नहीं रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण अपनी पार्टी को कैसे सत्ता में लाया जाए, उसके लिए आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। जबकि अगर इनको आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाना था तो उसमें एक दिन पहले जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म दिवस था, उनको भी जन्म दिवस मनाना चाहिए था और इनको कुछ इस पर घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन इसको आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस को इन्होंने उसी दिन भारत विकसित संकल्प यात्रा का प्रारंभ करते हैं और इस यात्रा का जो रथ है उसका नेतृत्व करने या उसका संचालन करने के लिए देश के सारे जिलों के जिलाधिकारी से करवाने की घोषणा करते हैं, जो उचित नहीं है। क्योंकि भारत के नौकरशाही प्रतिबद्ध है, लेकिन ये संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, नहीं कि किसी राजनेता, किसी पार्टी के प्रति। दूसरी चीज़ की प्रतिबद्ध नौकरशाही की जो संकल्पना इंदिरा गांधी ने की थी, वह संकल्प भारतीय संविधान के प्रति था, न कि किसी पार्टी या दल के प्रति। अगर मान लिया जाए कि जिला अधिकारी इनकार कर देते हैं कि मैं इस रथ यात्रा का संचालन नहीं करूंगा, नेतृत्व नहीं करूंगा, तब फिर मोदी जी की क्या होगी। क्योंकि देश में संघीय व्यवस्था है, एक तो संघ स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, जिसको अखिल भारतीय सेवा कर कहते हैं। एक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो जिलाधिकारी या जिला पुलिस अधिकारी आते हैं, वो केंद्र द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं, या UPSC के एग्ज़ाम के तहत वो एक कैडर के आधार पर राज्य में जाते हैं। लेकिन वो जो है राज्य सरकार की नीतियों का पालन करते हैं। अगर राज्य सरकार मना कर देते हैं कि इस रथ यात्रा का आपको नेतृत्व नहीं करना है, तब फिर इनका क्या होगा मोदी जी की। एक तरह से ये प्रधानमंत्री की इंसल्ट की भी बात हो सकती है। दूसरी चीज़ की जो देश में मान लिया, जब बहुत तरह की जो समस्याएं इन्होंने 2016 से देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद GST का बढ़ा हुआ दर, जो बहुत बड़े पैमाने पर फुटपाथ पर वाले लोगों को या छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। अंततः उन्होंने इसको दर को कमाया, तब फिर भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकसित हुई। इस पर मैं कई बार बोल भी चुका था पहले भी कि ये जो इतना बढ़ा हुआ GST है वो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये विश्व में सबसे उच्च दर पर GST लगाया गया था। अगर इसका प्रचार प्रसार अगर मान लिया जाए भारत की नौकरशाही से, जो गैर BJP शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर करवाएं, तब फिर क्या होगा इनकी। तो एक तरह से जो नौकरशाही का इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जाता है, न कि किसी पार्टी की
एजेंडा को या उनका विकास को या उनका जो लोक कल्याणकारी योजना है उसको प्रचार प्रसार के लिए। वो अलग चीज़ है कि जो भी योजनाएं देश के विकास के लिए बनती हैं उसको पूरा करवाने में, उसका संचालन करवाने में, उनको उसका सफल करवाने में ये नौकरशाही का हाथ रहता है। क्योंकि यह देश लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी देश है, तो इस लोक कल्याणकारी देश को सफल बनाने में नौकरशाही की योगदान होती है। इन नीतियाँ बनाने में भी नौकरशाही राजनेता को साथ देते हैं, चाहे वो भारतीय संसद हो, चाहे राज्य का विधानसभा हो। वो कहीं न कहीं ये सब नीतियों बनाने में इनका योगदान होता है और इन नीतियों के संचालन में भी ब्यूरोक्रेसी का योगदान होता है। तो इस तरह से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को नेतृत्व करने के लिए जो मोदी जी ने जिलाधिकारी को जो कहा, एक तरह से इनकी तानाशाही का प्रतीक है, इनकी दबंगई का प्रतीक है। और हर जगह ये कहीं न कहीं डिफीट खा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सही से योजनाएं हैं या बहुत सही सा कार्य इनका है जिसको लोग करने से मना कर दिया। इसके पहले भी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं, इस देश की जनता को पता है। तो इसलिए ये उचित नहीं है कि देश की नौकरशाही को विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाया जाए या फिर उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार नौकरशाही से करवाया जाए। चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, वो ब्यूरोक्रेसी सबकी कल्याण की बात करते हैं। जो भी विकास योजनाएं बनती हैं उसका लागू होता है, वो देश की सभी जनता के लिए होती है। और इसमें इनको ये भी आपको लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो भी अगर ये सरकार मान लिया काम कर रही है, कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग के लिए, कैपिटलिस्ट वर्ग के लिए ज़्यादा कर रही है। इसका प्रमाण ये है कि पहला चीज़ तो कि जितना मान लिया कहीं पे भी किस तरह से कैपिटलिस्ट ने अपने फ़ायदा उठाने के लिए खास करके एसटी को विस्थापित किया है जंगल इलाका से, चाहे कोल के खनन हो, चाहे और इस तरह के जो भी माइनिंग से संबंधित है, कितने एसटी विस्थापित हुए हैं। दूसरी चीज़ की आज भी आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग में 65 से 70% पद एसटी के लिए अभी तक खाली है, उसको भरा नहीं जा रहा है क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही पिछले 10 साल से। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों के लिए है कि जो एकदम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, या जिनको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, खास करके आदिवासी जनजातीय दिवस और खास करके बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित है। जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना चाहिए। तो उन्हीं लोग को ये सब बरगलाने के लिए इस तरह से किया जाता है और समझाया जाता है कि योजनाएं बहुत सफल रही, लेकिन वास्तव में इनकी बहुत सी योजनाएं असफल रहीं। चाहे अब डिजिटल इंडिया हो, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो, इस तरह से जो भी इनके जो बहुत सी योजनाएं चलाए गए प्रारंभ से लेकर के अब तक जो चलाए गए, उसमें बहुत असफलता हाथ लगी। एक ये भी था प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना था, जो हर संसद को 5 गांव विकास के लिए लेना था। उस पर भी पैसा सब ऐसे ही बर्बाद हो गया, कोई कहीं विकास नहीं हुआ। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो जिलाधिकारी को जो नेतृत्व करने के लिए कहा गया था और कहा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और होना भी चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी या नेता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, वो देश की योजना के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, वो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उस संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के तहत ही उनका नियुक्ति भी की जाती है। तो इस पर एक मैं शेर भी कह देना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने या न बने, एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, और हम रहे या न रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। ये जो इनकी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, चाहे जो भी हो, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा करते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने, लेकिन एक विकसित भारत बने, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हिंदुस्तान रहना चाहिए। हिंदुस्तान तभी रहेगा जब सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, जो भी योजनाएं हो निष्पक्षता के साथ सब संप्रदाय के लिए एक तरह से लागू किया जाए, सब संप्रदाय की भागीदारी हो, सब में आपसी सौहार्द स्थापित हो। ये नहीं कि योजना के नाम पर भी किसी को भेदभाव कर रहे हैं। इसका प्रमाण ये है, अगर इलेक्शन हो, निर्वाचन हो, तो सबकी भागीदारी हो,
ये न कि संप्रदाय के नाम पर किसी पार्टी में या किसी दल के द्वारा उसको टिकट नहीं दिया जाए, उसमें कोई निर्वाचन में भागीदारी नहीं सुनिश्चित किया जाए। इससे विकसित भारत सफल नहीं होगा। और सफल बनाना है तो सबको योगदान देना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और वो कठिनाइयों से टकराए हैं ओबीसी एसटी तभी आज विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने इनको नहीं बढ़ाया है। चाहे जिस पार्टी के भी सरकार हो, योजनाएं बने, लेकिन उनमें वही सब लोग बैठे हुए थे, सवर्ण लोग बैठे हुए थे जो इनको बढ़ने नहीं देते थे। आज भी मंत्रालय में देख लीजिए कि एससी एसटी के नाम पे कितने लोग बैठे हुए हैं। उनके 40 सर्टिफिकेट बना करके मैं कई बार इस बात को उठा भी चुका हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी रोस्टर को लेकर के किस तरह से ओबीसी एससी एसटी सीट को बदल दिया जाता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो अगर ओबीसी एससी एसटी अगर माइनॉरिटी में कोई बढ़ रहा है तो वो बहुत कठिनाइयों का से बढ़ रहे हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तभी वो विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं। और ऐसे लोग ही 10-20 मेरे जैसे लोग हैं, 50-100 हैं पूरे देश में जो लड़ रहे हैं, जिसके कारण ओबीसी एससी एसटी का विकास हो रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे कि तबके बिकाऊ नहीं हैं, जो सही चीज़ है उसको हम लोग उजागर करते हैं, तो हम लोग को किसी चीज़ की लोभ है, तभी ये ओबीसी एससी एसटी बच रहा है, कहने वाले लोग जो भी कहें। तो इसी तरह से अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाना है तो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको दबंगाई के साथ इस यात्रा में जो भी कमियां हो जो उसको उजागर करना पड़ेगा और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की हित की रक्षा करनी पड़ेगी। थैंक यू।